सूर्यकांत शर्मा अपने बगीचे में लगे गुलाबों की देखभाल कर रहे थे। हर सुबह की तरह यह उनका सबसे पसंदीदा काम था। उनके हाथ में कैंची थी और वे एक एक करके सूखे हुए पत्तों को काट रहे थे। इतने में उनकी पोती राधिका भागती हुई आई। वह अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी और खुशी से चीखती हुई बोली, दादाजी, आप यह क्या पुराने ज़माने के काम करते रहते हैं। देखिए, मैंने अपने फ़ोन पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग का एक वीडियो देखा है। इसमें बहुत ही नए तरीके बताए गए हैं। इससे पौधे और भी अच्छे होंगे। सूर्यकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे तरीके पुराने ज़रूर हैं, लेकिन ये आजमाए हुए हैं। इन गुलाबों को मैंने अपने हाथों से सींचा है। हर पौधे की मुझे पहचान है। राधिका ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, दादाजी, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। आपको हर काम के लिए इंटरनेट पर जानकारी मिल सकती है। आपको अब इन सबसे आराम करना चाहिए। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। सूर्यकांत जी कुछ देर तक राधिका को जाते हुए देखते रहे। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी पत्नी कमला जी से बोले, कमला, लगता है हमारा ज़माना सच में अब चला गया। बच्चों को हमारे अनुभव की कोई कद्र नहीं है। कमला जी ने उन्हें सांत्वना दी, ऐसा मत कहिए। हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है। हमें बस थोड़ा एडजस्ट करना होगा। दरअसल कुछ साल पहले तक सूर्यकांत जी अपनी पुरानी किताबों की दुकान चलाते थे। वह खुद भी बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन थे और उनके पास दुर्लभ किताबों का अच्छा संग्रह था। लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उनके बेटे आलोक ने दुकान संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। पहले तो आलोक पिताजी से हर छोटे बड़े काम के लिए सलाह लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। उसने दुकान को आधुनिक बना दिया, पुरानी किताबों को हटाकर नई नई किताबें भर दी और सारा हिसाब किताब भी कंप्यूटर पर करने लगा। जब सूर्यकांत जी ने एक बार हिसाब के बारे में पूछा तो आलोक ने जवाब दिया, पिताजी, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप रहने दीजिए, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। उस दिन से सूर्यकांत जी को लगने लगा कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। दोपहर में खाना खाते समय बहू ने फिर से उनके सामने सिर्फ सूप और सलाद रखा। सूर्यकांत जी ने खाने की प्लेट देखकर कहा, बहू, क्या आज भी यही है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। बहू ने तुरंत कहा, बाबूजी, डॉक्टर ने आपको हल्का खाना खाने की सलाह दी है। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, इनकी तबीयत अब ठीक है, कम से कम दाल चावल तो बना दो। बहू ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप रहने दीजिए, मुझे घर के और भी काम होते हैं। मैं एक एक की फरमाइश पूरी करती रहूँगी तो काम कैसे चलेगा। सूर्यकांत जी ने खाना चुपचाप खा लिया। रात को सोते समय कमला जी ने उनसे कहा, क्यों ना आप फिर से अपनी दुकान पर जाना शुरू करें। आपको अच्छा लगेगा और मन भी लगा रहेगा। अगले दिन सुबह सूर्यकांत जी उत्साह से तैयार होकर दुकान की ओर चल दिए। उनका दिल धड़क रहा था। सालों बाद वे अपनी कर्म भूमि पर लौट रहे थे। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आलोक उनकी पुरानी कुर्सी पर बैठा था। पिताजी, आप यहाँ? आलोक ने हैरानी से पूछा। सूर्यकांत जी ने कहा, हाँ बेटा,
सोचा अब वापस काम शुरू करूं। उन्होंने दुकान में चारों ओर नजर दौड़ाई। पुरानी लकड़ी की अलमारियां हटाकर स्टील की रैक लगा दी गई थी। उनकी पुरानी और दुर्लभ किताबों का कोई निशान नहीं था। बेटा, मेरी किताबें कहाँ गईं? आलोक ने जवाब दिया। पिताजी, वह सब पुरानी हो गई थी। आजकल के ग्राहकों को नई किताबें चाहिए होती हैं। सूर्यकांत जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को शांत किया। वे दुकान में घूमते हुए पुराने समय के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें कुछ ग्राहक दिखाई दिए जो बिना किसी से बात किए सिर्फ फ़ोन पर ऑर्डर दे रहे थे। सूर्यकांत जी ने कुछ पूछना चाहा तो आलोक ने उन्हें टोक दिया। पिताजी, आप रहने दीजिए, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। आप मेरी कुर्सी पर बैठिए। सूर्यकांत जी का चेहरा उदास हो गया। अपने ही घर की दुकान में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक मेहमान हो। रात को घर आने पर आलोक ने उससे नाराज़गी से कहा, पिताजी, आप मेरी दुकान पर क्यों गए थे? आपको घर पर आराम करना चाहिए। कमला जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी मदद करने गए थे। मुझे उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम संभाल सकता हूँ। आलोक गुस्से में बोला और अपने कमरे में चला गया। कमला जी ने सूर्यकांत जी को समझाते हुए कहा, जाने दीजिए, आखिर दुकान तो उसे ही संभालनी है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद कमला जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से चली गईं। सूर्यकांत जी अकेले रह गए। उनके बेटे बहू अपनी दुनिया में व्यस्त थे और उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। उनकी बेटी शिखा उनसे मिलने आती रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वह फिर से अकेले हो जाते थे। एक दिन जब बहू ने फिर से उन्हें वही हल्का नाश्ता दिया तो उन्होंने अपनी बेटी शिखा को फ़ोन करके बुलाया। शिखा के आने पर बहू फिर से गुस्सा हो गई। आप दोनों को इतनी चिंता है तो क्यों नहीं आप उन्हें अपने घर ले जाती हैं? यह सुनकर सूर्यकांत जी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में बहू से कहा, बस बहुत हो गया, यह मेरा घर है और मुझे मेरे ही घर से निकालने वाली तुम कौन होती हो? आलोक भी वहाँ आ गया और अपने पिता पर चिल्लाने लगा। लेकिन आज सूर्यकांत जी कमज़ोर नहीं पड़े। उन्होंने आलोक की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस दुकान पर तुम आज राज कर रहे हो उसका मालिक आज भी मैं हूँ। मैंने पाई पाई जोड़कर उसे बनाया था और जिस घर में तुम मुझे बोझ समझ रहे हो वह भी मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी भी जिंदा है। यह सुनकर आलोक और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। सूर्यकांत जी ने कहा, कल से मैं अपनी दुकान पर वापस जा रहा हूँ। अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो वह आ सकता है। अगले दिन सुबह आलोक ने अपने पिता के लिए नाश्ते में गरम दलिया बनाया और खुद उन्हें दुकान पर छोड़ने गया। आज सूर्यकांत जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। अगले दिन जब आलोक और उसकी पत्नी अपने व्यवहार में बदलाव के साथ सूर्यकांत जी से पेश आए तो सूर्यकांत जी को थोड़ी राहत महसूस हुई। आलोक ने सुबह सुबह उनके लिए गरम दलिया बनाया और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर दुकान ले गया। दुकान पर पहुंचकर सूर्यकांत जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे। सालों बाद अपनी जगह पर बैठकर उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्होंने आलोक से कहा, बेटा, मुझे अब भी लगता है कि हमारी पुरानी किताबों का कुछ होना चाहिए।
वे सिर्फ किताबें नहीं थी, हमारी धरोहर थी। आलोक ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, ठीक है पिताजी, आप बताइए क्या करना है। सूर्यकांत जी ने कहा, हम इन पुरानी किताबों का एक अलग सेक्शन बनाएंगे। आजकल लोग पुरानी चीज़ों को भी पसंद करते हैं, खासकर अगर उनका कोई इतिहास हो। हम इन किताबों के बारे में कहानियाँ भी लिखेंगे और उन्हें ऑनलाइन भी बेचेंगे। आलोक को अपने पिता का यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने दुकान के एक कोने को पुराने सेक्शन के लिए साफ किया और सूर्यकांत जी की पुरानी किताबों को करीने से सजा दिया। दोनों बाप बेटे मिलकर काम करने लगे। सूर्यकांत जी ने ग्राहकों को पुरानी किताबों की कहानियाँ सुनानी शुरू की और आलोक ने उनकी कहानियों को सोशल मीडिया पर डाला। देखते ही देखते उनकी दुकान में नई रौनक आ गई। लोग नई के साथ साथ पुरानी किताबों को भी खरीदने लगे। शिखा भी इस काम में उनकी मदद करने के लिए अक्सर आने लगी। वह अपने फ़ोन पर इन किताबों की तस्वीरें और कहानियाँ खींचकर पोस्ट करती थी। राधिका भी अपने दादा जी को पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाते हुए देखती और उनसे कुछ कुछ सीखने लगी। सूर्यकांत जी ने देखा कि उनके परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई है। उनकी बहू भी अब उनकी सेहत का ध्यान रखती थी और उनके लिए पौष्टिक भोजन बनाती थी। एक दिन नाश्ता करते समय सूर्यकांत जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मेरा मान रखा और मेरी बात को समझा। उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी दुनिया में इतने खो गए थे कि हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि हम आपको कितना अकेला महसूस करा रहे थे। सूर्यकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस यही चाहता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहे। अब सूर्यकांत जी हर सुबह अपनी दुकान पर जाते, अपने पोते पोतियों से नई नई बातें सीखते और अपने अनुभव भी उनके साथ बांटते। वे बूढ़े जरूर हुए थे, लेकिन उनका मन और उनका सम्मान अब भी जिंदा था और इस बार यह सम्मान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके परिवार ने उन्हें वापस दिलाया था। सूर्यकांत जी की कहानी सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रही। उनकी दुकान शर्मा बुक डिपो शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। अखबारों और सोशल मीडिया पर उनकी और आलोक की कहानी छाने लगी। लोग उनकी दुकान पर सिर्फ किताबें खरीदने नहीं बल्कि सूर्यकांत जी से प्रेरणा लेने आने लगे। एक दिन एक वृद्ध महिला जिसका नाम विमला था सूर्यकांत जी से मिलने आई। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी सिलाई की दुकान बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनके बेटे को लगता है कि हाथ का काम अब अप्रचलित हो गया है। विमला देवी की बात सुनकर सूर्यकांत जी को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने विमला देवी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, विमला जी, आज के डिजिटल युग में पुरानी कलाओं और अनुभवों का महत्व और भी बढ़ गया है। आप अपने बेटे से बात करें और उसे समझाएं कि हाथ से बनी चीज़ों की अपनी एक अलग पहचान होती है। सूर्यकांत जी ने उन्हें सलाह दी कि वह अपनी पुरानी सिलाई मशीनों और कपड़ों के साथ एक विरासत कॉर्नर बनाएं। आलोक ने विमला देवी को सोशल मीडिया पर अपनी सिलाई के काम का प्रचार करने में मदद की। उसने उनकी बनाई हुई सुंदर ड्रेसेस और कढ़ाई वाले कपड़ों की तस्वीरें ऑनलाइन डाली और देखते ही देखते विमला देवी के काम को खूब सराहना मिली।
धीरे धीरे सूर्यकांत जी की दुकान एक तरह के सामुदायिक केंद्र में बदल गई। लोग उनसे अपने पुराने व्यवसायों को फिर से शुरू करने की सलाह लेने आने लगे। एक पुराने हलवाई, एक लकड़ी का कारीगर और एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी उनकी प्रेरणा से अपने काम को नए सिरे से करने लगे। सूर्यकांत जी ने एक अनुभव साझाकरण कार्यक्रम शुरू किया, जहां हर महीने पुराने कारीगर और व्यवसायी अपने अनुभव साझा करते थे। आलोक और शिखा ने इस कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीम करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। यह कार्यक्रम इतना सफल रहा कि शहर के मेयर ने भी इसमें हिस्सा लिया और सूर्यकांत जी को सम्मानित किया। इस तरह सूर्यकांत जी ने न सिर्फ अपने परिवार को एकजुट किया, बल्कि अपने शहर के कई लोगों को भी एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र और अनुभव कभी पुराने नहीं होते, बल्कि वे आधुनिकता के साथ मिलकर एक नया इतिहास रच सकते हैं। शहर के मेयर ने जब सूर्यकांत जी की पहल के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूर्यकांत जी को एक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार और कई युवा उद्यमी मौजूद थे। मेयर ने अपने भाषण में कहा, आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। सूर्यकांत शर्मा जी ने न केवल अपने परिवार को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि आधुनिकता और परंपरा का मेल कितना शक्तिशाली हो सकता है। मेयर ने सूर्यकांत जी को एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र भेंट किया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सूर्यकांत जी मंच पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में आलोक, शिखा और राधिका खड़े थे, जिनकी आंखें गर्व से चमक रही थी। सूर्यकांत जी ने जब बोलने के लिए माइक पकड़ा तो उनकी आवाज़ में ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई अहंकार। उन्होंने कहा, मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का आभारी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने बस वही किया जो मैं इतने सालों से करता आ रहा था। मेरे बच्चों ने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अनुभव आज भी महत्वपूर्ण है और मेरे पोते पोतियों ने मुझे नई तकनीक से जोड़ा। मेरा मानना है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब परिवार एक साथ हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। उनके भाषण के बाद राधिका मंच पर गई और उनसे अपने दादा जी के गले लगकर कहा, दादाजी, मुझे गर्व है कि मैं आपकी पोती हूँ। इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन सूर्यकांत जी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। उनमें से एक युवा उद्यमी ने उनसे कहा, सर, आपकी कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं भी अपने परिवार के साथ मिलकर अपना पैतृक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। सूर्यकांत जी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लग जाओ काम पर और याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई निवेश नहीं। अगले कुछ सालों में शर्मा बुक डिपो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक विरासत बन चुकी थी। सूर्यकांत जी की पहल पर उनके बेटे आलोक ने दुकान के एक हिस्से को एक छोटी सी लाइब्रेरी में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया अनुभव पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में न केवल पुरानी और दुर्लभ किताबें थीं, बल्कि शहर के बुजुर्गों द्वारा लिखी गई छोटी छोटी कहानियों और कविताओं का भी संग्रह था।
हर शाम सूर्यकांत जी अपने पोते पोतियों और उनके दोस्तों को कहानियाँ सुनाते। ये कहानियाँ उनके जीवन के अनुभव, संघर्ष और सफलता पर आधारित होती थी। राधिका अब केवल फ़ोन पर वीडियो नहीं देखती थी, बल्कि अपने दादाजी की कहानियों को रिकॉर्ड करती और उन्हें एक पॉडकास्ट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करती थी। इस पॉडकास्ट का नाम था दादाजी की कहानियाँ, जो देखते ही देखते काफ़ी लोकप्रिय हो गया। एक दिन जब सूर्यकांत जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, आलोक उनके पास आया और बोला, पिताजी, आज मैं समझ गया कि आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था। मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। आज आपकी वजह से हमारा परिवार और हमारा व्यवसाय दोनों फिर से जिंदा हो गए हैं। सूर्यकांत जी ने अपने बेटे की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब सम्मान और प्यार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी और इस परिवार की मेहनत है। मैं तो बस एक जरिया था। आज सूर्यकांत जी बूढ़े नहीं, बल्कि घर के मुखिया थे। उनका सम्मान वापस मिल चुका था। उनका परिवार एकजुट था और उनकी विरासत अब नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित थी। उनकी कहानी यह साबित करती है कि जीवन के हर मोड़ पर सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति कभी बूढ़ा या कमज़ोर नहीं होता। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।